and good evening all of you. Welcome to the another lecture of the polity series. We have done the fundamental rights till article 30. Article 31 was deleted via amendment because it was right to property. Now you can find the right to property under article 300A in the constitution itself, and today we shall be discussing the heart and soul of the constitution, that is article 32, the right to constitutional remedies, and we shall also see the implications of the fundamental rights or the implications of martial law and national emergency on fundamental rights and the application of fundamental rights on the personnel of armed forces. जो हमारे armed forces paramilitary forces के जो लोग हैं उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स की जो उनको किस प्रकार की फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है वो भी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स बिगिन फॉर द डे. नाउ आर्टिकल 32 को अगर मैं डिफाइन करूं, और मैं इसको कम तरीके से डिफाइन कर पाऊंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में क्या लिखा. इफ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, an article without which this constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except this one. It is the very soul of the constitution. That's why the article 32 is known as the heart and soul of the constitution. आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. तो आज तक जो भी आपने राइट्स पढ़ी वो एक फंडामेंटल राइट्स थी, फंडामेंटल राइट है. उनको एनफोर्स कराने के लिए आप आर्टिकल 32 के अंदर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. तो उन राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए या उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके को एक अलग से राइट दी गई है आर्टिकल 32 के अंदर, जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की को बोला गया डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. उसको बोला गया डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल राइट्स को वो डिफेंड करता है. ठीक है. और उसकी ड्यूटी है कि जब भी किसी भी सिटीजन का या नॉन सिटीजन का जो राइट्स नॉन सिटीजन को अवेलेबल है, इट इज दिस ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिफेंड इट, टू गिव appropriate measures. अगर मैं बात करूं कि अगर होती है में डालेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है जो कोर्ट होगा एप्रोप्रिएट कोर्ट होगा जहां आपने वो पिटीशन डाली है, एंड जहां आपने पिटीशन डाली है दैट शुड बी द एप्रोप्रिएट कोर्ट. कई बार क्या होता है कि लोग उस कोर्ट के पास उस पर्टिकुलर पिटीशन को एंटरटेन करने का जुरिसडिक्शन नहीं होता. बहुत सारे पैसे चला बना के आपकी कोई फंडामेंटल राइट में अपने आप में एक प्रोविजन कर सके, तो उस लॉ को जो है सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा. हम आगे चल के देखेंगे. तो रिट्स आप समझ गए, 5 रिट्स होती हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी एंड को वारंटो. इस टाइप की नेचर आगे हम इनको समझेंगे कि ये जो 5 टाइप की जो रिट्स हैं ये समझना जरूरी है कि जो रिट जुरिडिक्शन और वो ठीक है उससे समझ ये अगर मैं ज्यादा रिट्स कौन इश्यू कर सकता है, तो वो हाई कोर्ट कर सकता है. आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए इशू कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट
it can roll out or give the instructions or issue writs regarding more number of rights that includes the constitutional rights and legal rights. ठीक है, अब अगर मैं टेरिटोरियल मतलब एरिया, कितने एरिया के लिए, तो प्लस आर्टिकल आई थिंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वहां पे इसको है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, तो वो जो है फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, फॉर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा और एंड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इट कैन इशू रिट्स, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप वायलेशन, आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो कहाँ जाएंगे आप, आर्टिकल 32 में जाएंगे। आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, दस इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एंटरटेन योर राइट। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम आपकी राइट को डिफेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी ड्यूटी है और वो आपकी अपने आप में एक राइट है अंडर आर्टिकल 32। बट अगर आप आर्टिकल 226 अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कंपल्शन है, बट कंपल्सरी है, बट हाई कोर्ट क्या है, उसके बाद डिस्क्रिशन है कि वो आप पिटिशन को एंटरटेन करे ना करे या आपकी फंडामेंटल राइट को डिफेंड करे ना करे, ठीक है, फंडामेंटल राइट को डिफेंड करे ना करे। तो तीन डिफरेंस क्या हो गए भाई, हाई कोर्ट जो है ज्यादा चीजों के लिए रिट्स इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है। हाई कोर्ट जो है उसका जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो छोटा है सुप्रीम कोर्ट से। और तीसरी बात, हाई कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, उसका डिस्क्रिशन है कि वो जो है आपकी राइट को डिफेंड करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंपल्शन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंपल्शन है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ रिट्स, टाइप ऑफ रिट्स। तो टाइप ऑफ रिट्स में सबसे पहले है हमारे पास हीबियस कॉर्पस। भाई हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। भाई टू हैव द बॉडी मतलब कि मेरे को वो आदमी दिखाओ कहाँ है। मान लिया पुलिस वाले कल को आपके किसी भाई को पकड़ के ले गए, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक हीबियस कॉर्पस की पिटीशन लगा सकते हैं कि मेरे भाई को प्रस्तुत किया जाए और इन्होंने जो है इलीगल तरीके से मेरे भाई को उठा लिया है। या हो सकता है वो पुलिस ना हो, कुछ और चार लोग हों जिन्होंने उसको उठा लिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है पुलिस को या स्टेट को ऑर्डर करेगी इस पर्टिकुलर पर्सन को कि हमारे सामने प्रस्तुत करो, हमारे सामने प्रस्तुत करो, ठीक है, और जल्दी से जल्दी वो करो। ये जो रिट्स हैं इनको प्रेरोगेटिव रिट्स भी बोलते हैं और ये इंग्लिश लॉ से ली गई है। ये बेसिकली जो रिट्स है ये इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लिश लॉ से ली गई है, ठीक है। दे आर टेकिंग फ्रॉम, they have taken from English law where there they are called the prerogative writs, they are known as the prerogative writs, ठीक है। अच्छा, इसको जो हीबियस कॉर्पस है इसको बल्क वॉर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी भी बोला गया, क्योंकि ये जो है आपको इलीगल डिटेंशन से बचाती है, इलीगल डिटेंशन से बचाती है। आपको इलीगली डिटेन नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपको किसी ने पकड़ा 1 साल तक किसी बंद कमरे में रख दिया, या आपने पुलिस ने आपको पकड़ा 6, 7, 8, 10 महीने पुलिस ने जेल में रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता। दस इट इज ऑल्सो नोन एज द बल्क वॉर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। बट देन इसके भी अपने आप में एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शन क्या है भाई, हीबियस कॉर्पस की रिट जो है तब इशू नहीं की जाएगी अगर जो डिटेंशन है वो लीगल है, जो डिटेंशन है वो लीगल है, ठीक है, डिटेंशन जो है वो लीगल है, या वो किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किया गया है, ठीक है। भाई आपने कोर्ट की अवमानना करी, कोर्ट ने आपको अंदर भेज दिया, ठीक है, तब भी इशू नहीं कर सकता। अगर किसी कोर्ट के पास उस केस को एंटरटेन करने का जुरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है, मान लिया कोई वारदात तमिलनाडु में हुई और आपने केरला में उस रेट को लगा दिया, तो केरला हाईकोर्ट कह सकता है कि नहीं, हम आप इसको एंटरटेन
केसेस में आपकी रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस इशू नहीं की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड इज मेंडमस। मेंडमस का मतलब होता है वी कमांड, हम आपको आदेश देते हैं। वी कमांड, हम आपको आदेश देते हैं कि आप इसको न्याय, ये प्राइवेट करिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते। और क्या है, जहां पे कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, मैं नहीं किया गया, क्या आप, ठीक है, आपके पास कोई लॉ नहीं है ना, के रिलेटेड कोई लॉ नहीं होगा, तब तक जो है इशू नहीं करी जा सकती। ठीक है, अब चलते हैं अगली रेट की ओर। अगली रेट है प्रोहिबिशन। अगली रेट है प्रोहिबिशन। टू प्रोहिबिट। प्रोहिबिशन का मतलब है टू प्रोहिबिट। सॉरी, टू प्रोहिबिट। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ गई है सर्चुटरी। सर्चुटरी या सर्चुटरी जो भी बोले, ठीक है। टू सर्टिफाई। टू सर्टिफाई में देखो अभी तक क्या हो रहा था, प्रोहिबिशन में कोर्ट ने क्या बोला, आप ये काम मत करो, आप ये काम मत करो। सर्च बट क्रिएटिव भी क्योर किया है वो तो ठीक है, अब आप ये केस हमें दे दो, हम इस पर डिसाइड करेंगे, हम इसको डिसाइड करेंगे। तो ये प्रोहिबिशन से एक स्टेप आगे है, ठीक है। सर्टिफाई करेंगे कि हम जो है आपने जो है अपना जुरिसडिक्शन जो है
एक्सीड किया है, ठीक है, तो हम इसको जो है ठीक करेंगे, हम जो है इसको ठीक करेंगे। अब 1991 तक ना ये रेट भी जुडिशियल एंड क्वाड्री जुडिशियल के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती थी, बट 1990 के बाद 1 के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द रिट ऑफ सर्जरी कैन ऑल्सो बी गिवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी सर्जरी की रिट दी जा सकती है। तो सर्जरी का मतलब होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को से एक हाई कोर्ट एक केस पे डिसाइड करने वाला था, उससे वो केस ही ले लिया ऑल टुगेदर, उससे वो केस ही ले लिया, ठीक है। अब प्रोहिबिशन की तरह सर्जरी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। लेजिस्लेटिव बॉडीज मतलब जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। प्रोहिबिशन भी नहीं है, प्रोहिबिशन तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट भी नहीं अवेलेबल थी, बट सर्जरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए अगेंस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है क्वो वारंटो। भाई क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आप किस अथॉरिटी से इस पोजीशन को होल्ड करते हैं या आप यहाँ बैठे हैं, किस अथॉरिटी से। अच्छा, अभी तक जितनी भी रिट्स थी ना, 3% राइट वायलेट हो रही है या जिसको प्रॉब्लम है वही दाखिल कर सकता था। एक कॉन्सेप्ट होता है लोकल स्टैंडाई का, तो उसमें लोकल स्टैंडाई कौन था? सिर्फ जो अग्रीव्ड पर्सन था। ये एक ऐसी रिट है अग्रीव्ड पर्सन के अलावा भी, अग्रीव्ड पर्सन के अलावा भी कोई एनी पर्सन, अग्रीव्ड पर्सन तो कह सकता है और कोई और पर्सन भी इसको इशू करवा सकता है, ठीक है, कोई और पर्सन भी इसको इशू करवा सकता है कि आप किस ऑफिस को कैसे इसको होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ऑफिस है ना, दैट शुड बी ऑफ पब्लिक नेचर, दैट शुड बी ऑफ सब्सटैंशियल पब्लिक नेचर। ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के सीईओ की क्वेश्चन करते हैं कोवर्टो में, नहीं, दैट शुड बी ऑफ पब्लिक नेचर, सरकारी होना चाहिए, ठीक है। ये थी बात वो वारंटों की। तो ये जो 5 रिट्स हैं ये आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए इशू की जाती है, ये आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए इशू की जाती है। अब एक 2-3 छोटे टॉपिक में देख लेते हैं। एक आर्टिकल 33 है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्म फोर्सेस को वैसे ही अवेलेबल नहीं है जो कि जैसे कि आर्म सिटीजन्स को अवेलेबल है, जैसे कि उन्हें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन नहीं है, जैसे उन्हें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, उन्हें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, उन्हें बहुत सारी राइट नहीं है। तो इसी के लिए जो है कोर्ट, और आप संविधान ये भी बोलता है कि जब आप आर्म फोर्सेस से वो फंडामेंटल राइट्स लेंगे तो उसके लिए आप एक एक्ट बनाएंगे, वो एक्ट सब पार्लियामेंट बनाएगी। तो आर्टिकल 33 के अंदर जो लॉ बनाने का प्रेरोगेटिव है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 33 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ पास नहीं कर सकता। जो आर्टिकल 33 के अंदर जो लॉ बनेंगे, जैसे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट बने हुए ना, ये सब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सब पार्लियामेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अपने लॉज हो सकते हैं, बट आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, ये जो आर्म फोर्सेस रिलेटेड एक्ट हैं जिसमें कि उनसे फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं दी जाएंगी और उसके लिए एक लॉ बनाएगी और वो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्म फोर्सेस को सारी राइट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि आर्टिकल 33 के अंदर जो कोर्ट मार्शल होता है, भाई आर्मी और नेवी या आर्म फोर्स के अंदर कोर्ट मार्शल होता है, उसको रिट जुरिस्डिक्शन जो है, रिट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उससे एक्सक्यूट कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है, कि जब किसी का कोर्ट मार्शल हुआ तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना जा पाए कि मेरा कोर्ट मार्शल गलत था। तो ये अगर ऐसा कोई लॉ बनाएगी तो वो भी कौन बनाएगा? वो भी पार्लियामेंट ही बनाएगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, एक छोटा टॉपिक है मार्शल लॉ। भाई मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री लॉ, जो
मिलिट्री रूल बोलते हैं। आर्टिकल 34 में दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन ली जाती हैं, या सरकार के पास पावर है इसमें कि जो है आपने कुछ फंडामेंटल राइट्स ले लिए हैं। तो नेशनल इमरजेंसी एक चीज होती है और मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 अलग अलग है। इनके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो आपसे छीनी जाती हैं वो भी अलग अलग हैं। जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तब वहां पे आपको एक साथ क्लब करके समझा देंगे। आज आप हल्का सा ये समझिए कि मार्शल लॉ के टाइम पे आपसे फंडामेंटल राइट्स ले ली जाती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी पर्सन ने या किसी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई एक्शन ले लिया आपके अगेंस्ट, तो या आपकी कोई राइट वायलेट कर ली, तो सरकार के पास पावर है, किसके पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसको इंडेमनीफाई कर दे। कि आप कुछ भी करो, मान लिया मैं एक ऑफिसर हूं, मार्शल लॉ लगा हुआ है, फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति की मैंने वायलेट कर ली, तो आप जो है सरकार के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि सरकार जो है मेरे को इंडेमनीफाई कर दे, मतलब मेरे को बोल दे कि इस पे जो है कुछ लागू ही नहीं होगा, आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते कि इसने आपकी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अब कुछ बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग आपकी फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट भी की जाती हैं। ठीक है, वायलेट भी की जाती हैं। ठीक है, अब एक आर्टिकल जो लास्ट बचा है वो है आर्टिकल नंबर 35। भाई आर्टिकल नंबर 35 वो आर्टिकल है, मैंने आपको बोलता कि फंडामेंटल राइट्स ने, अब इसको एनफोर्स कराने के लिए कुछ लॉज बनेंगे, और जो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट हैं कुछ, जैसे राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर, ठीक है, राइट अगेंस्ट बेगार है आर्टिकल 23 के अंदर, अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो सरकार इसके वायलेशन के लिए आपको पनिशमेंट भी दे सकती है। ठीक है, और लॉज कैसे बनेंगे, जैसे अगर आर्टिकल 16 के अंदर कहीं आपको रेजिडेंस को, वैसे तो देखो इक्वालिटी है, लेकिन रेजिडेंस को कहीं वो बनाना है कि भैया इस पर्टिकुलर स्टेट के लोग ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 हो गया है ना, आर्टिकल 32 हो गया कि रिट जुरिडिक्शन देना है किसी और कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी को रिट जुरिडिक्शन देना है। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको दो आर्टिकल पढ़ाए इससे पहले, मैंने आपको इससे पहले 2 आर्टिकल पढ़ाए, कौन से, आर्टिकल 33 कि किस प्रकार से आर्म फोर्सेस पे एप्लीकेशन होगी फंडामेंटल राइट की, कौन कौन से उनको फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे, और आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स रहेंगी, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगी, और कोई भी व्यक्ति जिसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति की वायलेट की है उसे इंडेमनीफाई किया जा सकता है, इंडेमनीफाई किया जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 17 और 23 के अंदर जो है अनटचेबिलिटी को कोई प्रैक्टिस करता है उसके लिए सजा क्या होगी, कोई बेकार प्रैक्टिस करता है, फोर्स लेबर प्रैक्टिस करता है उसके लिए सजा क्या होगी। इन सब के लिए अगर लॉ बनाने की पावर किसी के पास है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। द पार्लियामेंट शैल हैव द पावर to make laws regarding that, the state legislature shall not have। स्टेट के पास आर्टिकल 16, 32, 33, 34 और पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 17 एंड 23 के अंदर जो पनिशमेंट दी जाएगी, स्टेट के पास पावर नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकते। इससे रिलेटेड कोई भी लॉ बनाएगा तो वो पार्लियामेंट बनाएगा, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के साथ हमारी फंडामेंटल राइट्स भी खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और बहुत ज़्यादा समझाने के लिए उसमें रहता नहीं है, तो सीधा हम क्या करेंगे कि लिख देंगे और उसको जो डिवाइड किया गया है सोशल, गांधीयन, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, उस हिसाब से डिवाइड करके आपको बता देंगे और पढ़ा देंगे। कोशिश करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज आर्टिकल 51A भी उसी में आपको पढ़ाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। टेक केयर, कीप हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एंड आई शैल सी यू सून। बाय बाय।